नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कम्पिटिटिव क्लास में। आज हम लोग हाफ ईयरली करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक की है, जिसे खान सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल 500 MCQ की पूरी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से अभी तक 200 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 201 से लेके 300 अर्थात टोटल 100 MCQ को देखने जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों 5 क्लास में पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, 5 क्लास में कंप्लीट होगी। तो ये आज हमारा क्लास नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो ये छठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कि भारत और जापान के द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन का संबंध किससे है? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और जापान के द्वारा किया जा रहा है, और इसका कौनवा संस्करण है? तो ये छठा संस्करण है। अगला है, भारतीय तटरक्षक ICG द्वारा फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल में आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है सागर कवच। क्या है? इसका नाम सागर कवच है, जो कि भारतीय तटरक्षक द्वारा 2025 में पश्चिम बंगाल में आयोजित युद्धाभ्यास है, सागर कवच। अगला क्वेश्चन है, ला पेरोस 25 अभ्यास का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला पेरोस 25 का चौथा संस्करण मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया। मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में ला पेरोस का 25 अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला है, भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए किस देश से समझौता किया? तो S-4 डिफेंस के लिए रूस से समझौता किया। इसमें ये जो 400 है, 400 का अर्थ है कि ये 400 किलोमीटर की दूरी तक की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए किस देश से समझौता किया? तो रूस से समझौता किया गया। अगला है, भारत की पहली त्रिसेवा वाली ऑल वुमन वैश्विक परिक्रमा अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र परिदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा। क्या नाम है? समुद्र प्रदक्षिणा। भारत की पहली त्रिसेवा वाली ऑल वुमन वैश्विक परिक्रमा अभियान का नाम क्या है? तो समुद्र प्रदक्षिणा। अगला है, भारत में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किस संगठन ने किया? तो ये किया DRDO ने। किसने किया? तो DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है। ठीक। अगला है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले अर्नाला श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले अर्नाला श्रेणी के पनडुब्बी रोधक युद्धक जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है सिंगापुर के चांगी में। ठीक है, कहाँ आयोजित की जा रही है? तो सिंगापुर के चांगी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स एशिया 2025 आयोजित की जा रही है। अगला है, इमडेक्स एशिया 2025 में भाग लेने के लिए किस भारतीय नौसेना जहाज को भेजा गया है? तो ये भेजा गया है INS किल्टन को। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स सिंगापुर के चांगी में आयोजित की जा रही है, इसमें जो हमारा भारतीय नौसेना का जहाज गया है उसका नाम है INS किल्टन। अगला है, भारत द्वारा 2025 में सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है
भार्गवस्त्र। ठीक है, भारत द्वारा 2025 में सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भार्गवस्त्र। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण किए गए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसे किया है नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला। नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? तो 2 सीटर जो इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है उसका नाम है ई-हंसा। ठीक है, भारत की अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? तो ई-हंसा। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तुर्की निर्मित ड्रोन का नाम क्या है? तो तुर्की निर्मित ड्रोन का नाम है सोंगार, जो कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अगला है, यही देखिए, ये ड्रोन है जो कि तुर्की के द्वारा है। ठीक है, और ये भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। भारत ने 2025 में 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो ये किया है फ्रांस के साथ। भारत ने 2025 में 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो फ्रांस के साथ। अगला है, अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। अगला है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो नाग मार्क 2 जो है ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। नाग मार्क 2 जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागसीर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागसीर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भारत ने इंडोनेशिया के साथ डील की है। अगला है, अब पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। तो हाल ही में किस राज्य ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जिससे यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है उड़ीसा में, और ये 107वां, ठीक है, 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन? तो सिमलीपाल। ठीक, अगला है, भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का नाम माधव टाइगर रिजर्व है। क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक आर्द्रभूमि शहर नेटवर्क में कौन से 2 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? तो इसमें शामिल किए गए हैं इंदौर और उदयपुर। इसमें कौन शामिल किए गए हैं? तो इसमें शामिल किए गए हैं इंदौर और उदयपुर। अगला है, जून 2025 में राजस्थान के उदयपुर से रामसर सूची में निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि जोड़ी गई है? तो इसे जोड़ी गई है किसे? तो मेनार झील को। तो जून 2025 में राजस्थान के उदयपुर से रामसर सूची में कौन सी आर्द्रभूमि जोड़ी गई है? तो मेनार झील को जोड़ी गई है। अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? तो रामसर स्थल की संख्या टोटल 91 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले तितली अभयारण्य का नाम क्या है? तो
पहले तितली अभ्यारण्य का नाम है अरलम तितली अभ्यारण्य। क्या नाम है? तो अरलम तितली अभ्यारण्य, जो कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया। और यह कहाँ है? तो ये है केरल में। ठीक है, केरल में पहला तितली अभ्यारण्य है जिसका नाम है अरलम तितली अभ्यारण्य। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो ये मिली है मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो मध्य प्रदेश में मिली है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत की पहली तटीय वेडर्स पक्षी जनगणना किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो वेडर्स पक्षी जनगणना ये गुजरात में हो रही है। ठीक है, वेडर्स पक्षी जनगणना कहाँ हो रही है? तो गुजरात में। और गुजरात के कहाँ पे? तो ये हो रही है जामनगर में। ठीक है, जामनगर गुजरात में वेडर्स पक्षी जनगणना आयोजित की जा रही है। अगला है, हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं, जो कि लगभग 6300 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। ठीक है, 6300 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। अगला है, 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो अभी जो एशियाई शेरों की वर्तमान संख्या है वो है 891। कितनी है? 891। और इसके पहले कितनी थी? तो इसके पहले थी 674, जो कि 5 साल के बाद जो बढ़ के कितनी हो गई है? 891 हो गई है। हाल ही में हुई गिद्धों की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक गिद्ध जो है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। अगला है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका, किसकी? महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। असम में किस मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है? तो कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर जो है वो नामित किया गया है किसे? नागशंकर मंदिर को। नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है। और ये कहाँ है? तो ये असम के विश्वनाथ जिले में है। ठीक है, ये कहाँ पर है ये मंदिर? तो असम के विश्वनाथ जिले में है। अगला है, अब देखिए पोर्टल और ऐप्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। उम्मीद पोर्टल, उम्मीद पोर्टल किसके प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो उम्मीद जो है वो शुरू किया गया है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए। किसके लिए शुरू किया गया है? तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उम्मीद पोर्टल को शुरू किया गया है। अगला है, इसी प्रकार से देखिए बहुत सारा है ये ऐप, जैसे साचेत ऐप है। साचेत ऐप किसके लिए है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए है। इसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए है। उसके बाद AI चैटबॉट सारथी, ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए किसका है? AI चैटबॉट सारथी का उपयोग किया गया है। ई सेहत ऐप, ई सेहत ऐप किसके लिए है? तो ये जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। ये राज्यों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। अगला है राइज ऐप, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप को शुरू किया गया है। ठीक है, बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप को शुरू किया गया है। इसके बाद है स्वरेल ऐप। स्वरेल ऐप जो है ये भारतीय रेल के द्वारा टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप का शुरू किया गया है। उसके बाद है RBI डाटा पोर्टल,
ये आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। फिर एक मित्र पोर्टल है। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके जरिए जो भी इन्वेस्टर या निवेशक होते हैं वो म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को, अपने इन्वेस्टमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं मित्र पोर्टल के द्वारा। फिर है सम्मान संजीवनी ऐप। ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए है। तो ये कुछ ऐप्स है जिसको कि कुछ सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है वो मैंने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए नए यूपीएससी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए? यह है प्रतिभा सेतु। ठीक है, प्रतिभा सेतु प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए नए यूपीएससी प्लेटफॉर्म का नाम प्रतिभा सेतु है जो अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। ठीक है, अगला है 2025 में नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकृत स्रोतों से आधिकारिक आपदा चेतावनियों के लिए भारत का पोर्टल है? अर्थात कौन सा पोर्टल है, कौन सा ऐप है जो कि आधिकारिक आपदा चेतावनियों, जो भी आपदा वगैरह आती है जैसे बाढ़ वगैरह, साइक्लोन वगैरह या कोई भी लैंडस्लाइड जैसे भूस्खलन वगैरह आने की संभावना होती है, उसको ये चेतावनी के रूप में बता देता है कि ये आने वाला है। ये कौन सा ऐप है? तो ये है सचेत ऐप। 2025 में भागीरथी मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भागीरथी मोबाइल ऐप जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा भागीरथी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिक अपने क्षेत्र में खतरे में पड़े जल स्रोतों की रिपोर्ट कर सकता है। तो इसके द्वारा क्या कर सकता है भागीरथी ऐप के द्वारा कि अगर आपके क्षेत्र में जल की समस्या है, जल की कमी हो रही है, तो उसके बारे में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है जम्मू और कश्मीर में ई सेहत ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? तो वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब जो थे उन्होंने ई सेहत ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्र। ठीक है, मित्रा को सेबी ने हाल ही में नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इस मित्रा ऐप के द्वारा जो है कोई भी इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकता है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? कौन सा? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो सृजन मोबाइल ऐप जो है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने। इसमें क्या होता है कि मृत्यु दर को ये कम करने के लिए इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको क्यों लॉन्च किया गया? तो मृत्यु दर को कम करने के लिए। अगला है ई नीलामी से संबंधित कौन सा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ई नीलामी से संबंधित पोर्टल जो है वो है बैंक नेट। कौन है? बैंक नेट, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला है वन अपराधों के लिए एफआईआर पंजीकरण को सरल बनाने के लिए गरुदाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस सरकार द्वारा बनाई गई है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा बनाई गई है गरुदाक्षी। ठीक है, इसमें वन अपराध के लिए जो है एफआईआर पंजीकरण आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? तो अमित शाह ने
भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। ये इंटरपोल तक पुलिस को आसान पहुंच के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सरकार द्वारा व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंटिटी लॉकर। क्या नाम है इसका? एंटिटी लॉकर है, जो कि सरकार द्वारा व्यावसायिक दस्तावेज जो भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होता है उसके मैनेजमेंट के लिए ये पहल किया गया है, एंटिटी लॉकर। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ये लगाया गया मणिपुर में। मणिपुर में अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 की अनूठी विशेषता क्या है? तो इसमें डिजिटल डाटा क्या होगा? संग्रह शामिल होगा। इसमें डिजिटल डाटा संग्रह शामिल होगा, अर्थात 2027 की जनगणना में क्या होगा? डिजिटल डाटा संग्रह शामिल होगा। अगला है, चेनाब नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। चेनाब नदी के ऊपर जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बनाया गया है वो उसका ऊंचाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 359 मीटर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये किया गया रामेश्वरम तमिलनाडु में। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये किया गया रामेश्वरम तमिलनाडु में, और ये किया गया पंबन ब्रिज के ऊपर। ठीक है, ये पंबन ब्रिज के ऊपर इसे उद्घाटन किया गया है। अगला है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। समुद्र पर भारत का पहला गिलास ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये खुला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला गिलास ब्रिज समुद्र पर खुला है। जनवरी 2025 में पीएम मोदी द्वारा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर उद्घाटित सुरंग का नाम क्या है? तो उसका नाम है जेड मोर सुरंग। जनवरी 2025 में पीएम मोदी द्वारा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर उद्घाटित सुरंग का नाम क्या है? तो जेड मोर सुरंग उसका नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेवा मुक्त युद्धपोत भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनने के लिए तैयार है? तो ये है आईएनएस गुलदर। ठीक है, आईएनएस गुलदर जो है भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनने के लिए तैयार है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये किया गया मौसम भवन जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पे पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम उद्घाटित किया गया है। अगला है, सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन में आध्यात्मिक शहर स्थापित करने की योजना किस राज्य सरकार की है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार की। सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन में आध्यात्मिक शहर स्थापित करने की योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की है। अगला है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा असम सरकार ने की है। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क को स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होगा। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को हटा दिया है और इसे सामान्य तीसरी भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को हटा दिया है तथा इसे सामान्य तीसरी भाषा के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का तीसरा
पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो त्रिपुरा। और पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन था? वो केरल था। ठीक है, और अभी तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो त्रिपुरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। जुलाई 2025 में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा अर्थात क्लाउड सीडिंग का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। जुलाई 2025 में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। कौन सा भारतीय राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये हो गया है बिहार। बिहार मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है, किस भारतीय राज्य ने 2025 में अपने राज्य बजट का सबसे अधिक प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य के लिए जो सबसे अधिक आवंटित किया है वो मेघालय राज्य ने अपने बजट में किया है। अगला है, विझी नजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो विझी नजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विझी नजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटन किया। 2 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया है विझी नजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का। 2025 में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अगला है, लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत के बंगलोर में अपना पहला परिसर स्थापित करेगा। तो बंगलोर में करेगा। देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और हैदराबाद कहाँ है? तो तेलंगाना। ठीक है। मई 2025 में नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में इसे किया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। ठीक है, वक्फ कानून जो है ये 1995 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव में के समय में किया गया था। और द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब क्या हो गया? अब ये कानून बन गया है। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य देश के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की मेजबानी करेगा। ये आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? तो अमरावती में। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती बनेगा। ठीक। अगला है, किस भारतीय राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? तो कुरियन जोसेफ समिति का गठन किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है कुरियन जोसेफ समिति का गठन। कौन सी ट्रेन भारत की पहली एसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम लगा है? तो ये है पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम लगा है। ठीक है, कौन सी ट्रेन भारत की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जो जहाँ पर कि एटीएम लगा है? तो ये पंचवटी ट्रेन है। वर्ष 2025 में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन
किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। भारत में पहली विधानसभा कौन सी बनी जिसने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही का प्रसारण शुरू किया? तो ये पंजाब विधानसभा है जिसने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही का प्रसारण शुरू किया गया है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो यह है त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय है, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अर्थात CARI की आधारशिला रखी है। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य ने शुरू किया? तो पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल राज्य ने शुरू किया है। पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य ने शुरू किया? तो केरल राज्य ने पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया है। जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये निजामाबाद, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है अल्जीरिया। अल्जीरिया NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो यूरोड्रोन कार्यक्रम में। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो हंगरी ICC से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय कंट्री कौन है? तो हंगरी पहला यूरोपीय कंट्री है। किस देश ने ईरान में 8 परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस ने। रूस ईरान में 8 परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका द्वारा हमला किए गए 3 ईरानी परमाणु स्थानों में से नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो फोर्डो नहीं है। एशिया में कौन सा ग्लेशियर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार समारोह प्राप्त करने वाला पहला ग्लेशियर बन गया है? तो यह है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार समारोह प्राप्त करने वाला पहला ग्लेशियर बन गया है। हाल ही में किस देश की संसद ने माउंट टारनाकी को कानूनी व्यक्तित्व अर्थात मानव का दर्जा प्रदान किया है? तो न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट टारनाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया है। हाल ही में किस देश ने नैतिक कानूनों का हवाला देते हुए अपने क्षेत्र में शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया है? तो अफगानिस्तान ने शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया है। ठीक है, किस देश ने नैतिक कानूनों का हवाला देते हुए अपने क्षेत्र में शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया? तो अफगानिस्तान ने शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया है। 10G स्पीड वाला नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये चीन बना, जो कि 10G स्पीड नेटवर्क को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश की संसद ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो स्कॉटलैंड ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव को पेश किया है। भारत 2025 में पहली बार किस देश में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शित करेगा? तो ये वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को प्रदर्शित करेगा भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।
ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गल्फ ऑफ अमेरिका का पूर्व नाम क्या था? तो गल्फ ऑफ अमेरिका का पूर्व नाम था गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका का पूर्व नाम क्या था? गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगला है, पेरू के राष्ट्रपति ने 2025 में लीमा में आपातकाल की घोषणा क्यों की? तो ये जो किए, गायक पॉल फ्लावर्स की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन के कारण उन्होंने लीमा में आपातकाल की घोषणा की। हाल ही में किस देश में सफ़ेद हाइड्रोजन का यह भंडार खोजा गया है? तो सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ खोजा गया है? तो फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। ठीक है, फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर को उद्घाटित किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने बंद होने की घोषणा की। इसकी स्थापना किसने की थी? तो नेट एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी। अब इसने बंद होने की घोषणा की है। दुनिया की पहली मानव रोबोट मैराथन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी चीन करेगा। तो पहली मानव रोबोट मैराथन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो चीन करेगा। अब कुछ पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक को देखते हैं। आत्मकथा दिया सलाई किस प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो दिया सलाई ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक आत्मकथा है। ठीक। सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की आधिकारिक पत्रिका है? तो सशक्त भारत रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक पत्रिका है। सशक्त भारत पत्रिका रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक पत्रिका है। जून 2025 में द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया। हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत के कौन से 2 प्राचीन ग्रंथ शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमिताभ कांत ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखी है? तो अमिताभ कांत ने लिखी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये भी किया है अमित शाह ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। भारत सरकार द्वारा जारी 2025 कैलेंडर का विषय क्या है? तो इसका विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण 2025 कैलेंडर का विषय है। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, स्पाडेक्स मिशन की सफलता के बाद भारत किस क्रमांक का देश बन गया जिसके पास स्पेस डॉकिंग तकनीक है? तो ये बन गया है चौथा। ठीक है, चौथा बन गया है भारत। ठीक है, चौथे नंबर पे स्पाडेक्स मिशन की सफलता के बाद भारत अभी चौथे नंबर पे आ गया है, जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्निक है। तो दोस्तों, ये हम लोगों का 201 से 300 क्वेश्चन तक की सीरीज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और हम लोग टोटल 500 MCQ की सीरीज लाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसका बहुत बार रिवीजन कीजिए और इसे बार बार आप लोग देखिए, तथा आप लोग हमेशा से प्रैक्टिस कीजिए करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। तो बने रहिए आप लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।